name is Radhika Sharma and I am your chemistry faculty. So students, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला भी आपका। इसको वीडियो को एंड तक देखेंगे और हम सारे कॉन्सेप्ट्स इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो बेटा हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास, चार्ज, ये सारी बातें हमें याद रखनी पड़ती हैं। ये जितना भी डाटा है इससे रिलेटेड, और हमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स के बारे में याद नहीं रखना है। कुछ हमारी फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिनका मास और चार्ज हम लोग को याद रखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन से। हम अब सबको पता है कि हमारे पास एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके बाहर होते हैं। ये चीजें हमें क्लियर है। अब इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स की हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो वैल्यू है बेटा हम याद रखेंगे, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs। ठीक है, एसआई यूनिट में। उसके बाद अगर मैं बात करूं चार्ज की, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसे हम -e भी लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है हमारी e, इस वैल्यू को हमें पूरा लिखने की जरूरत है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हम इसे e से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ प्रोटॉन्स। तो मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, दैट इज 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kgs। तो देखो बेटा, हम सिर्फ 1.67 तक याद रख सकते हैं। हमें अगर आगे का नंबर 25 याद नहीं भी रहता है, अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक याद रख लेते हो, दैट्स फाइन। ओके, अब चार्ज की बात करें तो चार्ज बेटा सेम ही होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है। चार्ज हमारा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप इसको +e भी लिख सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है, ये प्लस में है क्योंकि प्रोटॉन्स हमें पता है कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है बेटा वो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kgs, और चार्ज इस पे 0 होता है। चार्ज नाम से ही पता चला है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, 0 चार्ज है। तो देखो हल्का सा फर्क है, बिल्कुल हल्का सा फर्क है। अगर मैं आपको बोलूं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज में, ये वैल्यू है 0.6725 और ये है 75, तो इतना सा फर्क है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर ही मानेंगे। हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक याद रखना है और हमारे लिए वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या है, देखो अल्फा पार्टिकल हमें पता होना चाहिए क्योंकि आगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल यूज होता है। तो अल्फा पार्टिकल होता है हमारा डबली आयनाइज्ड हीलियम। डबली आयनाइज्ड हीलियम, डबली आयनाइज्ड हीलियम मतलब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब भाई हीलियम के पास तो होते ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने वो भी निकाल लिए। इसका मतलब हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम क्या कह रहे हैं, अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं। ठीक है, अब मास की बात करूं मैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका मास कितना हो जाएगा। इसमें बेटा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, और हमें पता है जो भी मास होता है हमारे एटम का वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही होता है, इलेक्ट्रॉन का मास उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो 2 न्यूट्रॉन है, 2 इसके पास प्रोटॉन है, तो 4। अच्छा, एक प्रोटॉन का मास कितना बताया मैंने आपको, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs, एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर है। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर 4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और एक का मास 1.67 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27
kgs। इतनी बात क्लियर है। अब चार्ज देख लो, इस पे कितना है, पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट चार्ज है, +2e। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग क्या होता है अल्फा पार्टिकल, देख लीजिए एक बार इसे। ओके, चलिए अब है स्पेसिफिक चार्ज। ये स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, Q/m रेशो, चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू चार्ज टू चार्ज टू मास रेशो को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, चार्ज टू मास रेशो को। अब देखो हमारे पास, मान लीजिए हमने किसी का भी स्पेसिफिक चार्ज निकालना है, किसी का भी स्पेसिफिक चार्ज निकालना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं। साइन से हमें यहाँ मतलब नहीं है, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, जिसका भी हम लोगों को बोला है। इस तरह से हम लोग स्पेसिफिक चार्ज निकालते हैं। तो कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अरेंज फॉलोइंग पार्टिकल्स, अरेंज फॉलोइंग particles in increasing order of Q/m रेशो, है ना। तो आप कैसे करोगे, आपको फॉलोइंग पार्टिकल्स क्या क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दिया है, न्यूट्रॉन दिया है, अल्फा पार्टिकल दिया है। कैसे करेंगे हम, तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा मेरा, इलेक्ट्रॉन के लिए मेरा जो स्पेसिफिक चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज है वो कितना हो जाएगा, या मैं ऐसे कर दूं, Q/m फॉर इलेक्ट्रॉन, Q/m फॉर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज कितना होता है भाई इस पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, अब मैं लिख देती हूँ Q/m फॉर प्रोटॉन, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका भी चार्ज सेम होता है। मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻9 हाँ। अच्छा, अब Q/m ऑफ न्यूट्रॉन मुझे लिखना है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है, डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब Q/m मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, आई थिंक विजिबल होगा ये वाला साइड भी। Q/m फॉर अल्फा पार्टिकल तुम्हारा कितना होता है, तो चार्ज होता है 2 इंटू, या 2e लिख दूं, या चलो अब सब में लिखा है तो इसमें भी लिख देते हैं, 1.67 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और मास कितना होता है, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो अब देखो इस वैल्यू में ये माइनस, ये 10⁻⁻31 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। सबसे ज्यादा तो इसी का आने वाला है, या तुम ऐसे भी देख सकते हो, Q/m रेशो, जितना कम मास होगा, जितना मास कम होगा उतनी ये वैल्यू ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमारी जो Q/m होगी वो कैसी होगी, सबसे ज्यादा। इसको मैं आगे लिखती हूँ, Q/m सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम किसके लिए होगी बताओ, न्यूट्रॉन के लिए हो जाएगी ना, 0। तो मैं न्यूट्रॉन के लिए सबसे पीछे लिख देती हूँ, Q/m ऑफ न्यूट्रॉन इज सबसे कम। उसके बाद बताओ प्रोटॉन और इसमें है कंपटीशन अल्फा में, तो ये तो कट जाएगा, ये तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो भी यहाँ पर मास ज्यादा है तो Q/m कम होगा, तो अल्फा पार्टिकल का Q/m जो होगा वो कम होगा। फिर आएगा हमारा Q/m ऑफ प्रोटॉन, और फिर ऐसे। तो हमारे पास ये ऑर्डर आएगा, ये ऑर्डर आएगा। तो Q/m आई थिंक आपको क्लियर हो गया, और कुछ इसी तरह के क्वेश्चन हमसे इससे पूछे जाते हैं। अच्छा, अब करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की बात। देखो एटम्स के अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं, बट अब ये भी जानना था हमें कि एक्चुअल में एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट था दैट इज थॉमसन मॉडल। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम इसे एक्सप्लेन करने में नहीं लूंगी, क्योंकि आई नो कि आप लोग थॉमसन मॉडल को छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आते हो, है ना। तो हम ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। ये देखिए, ये मैंने बना दिया एटम।
अब अकॉर्डिंग टू बेटा थॉमसन मॉडल, उन्होंने क्या बोला, जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, उन्होंने बोला कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दे आर एम्बेडेड इन दिस पर्टिकुलर स्फीयर। एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर माना उन्होंने एटम को, और बोला कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। उन्होंने अपना मॉडल जो था वो कंपेयर कर दिया वाटरमेलन से, कि जैसे जो रेड पार्ट है भाई वाटरमेलन का, वो तो तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट है, और उसके अंदर जो वो सीड्स हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। एक बात इसमें अच्छी थी कि इन्होंने बोला दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन दिस मॉडल इज अ स्टैटिक मॉडल, स्टैटिक मॉडल से बेटा हमारा मतलब क्या है? स्टैटिक मॉडल से हमारा मतलब है कि यहाँ पर जो चार्ज है वो एक ही जगह है, जबकि हमें पता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक जगह नहीं होते हैं, दे आर मूविंग। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इवन न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स भी मूव करते हैं। सो दिस मॉडल सेज दिस इज स्टैटिक विच इज नॉट। अभी हम लोग को तो पता है ना न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड है, इसके अकॉर्डिंग सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड था पूरे एटम में। होल मास वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। तो मास वाज प्रॉब्लम, मैं लिमिटेशंस लिख रही हूं सिर्फ, ठीक है। मास वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the atom, ठीक है। तो ये देखो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें क्या थी, थॉमसन मॉडल में थी। तो अब हमने क्या किया, अब हमने नेक्स्ट मॉडल पे मूव करेंगे, दैट इज आर रदरफोर्ड मॉडल। चलो रदरफोर्ड मॉडल जो है, पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझो। रदरफोर्ड ने क्या बोला, उन्होंने बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब हमारे लिए आई थिंक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझना इज वेरी इजी फॉर अस। जो हम लोग को ये डायग्राम दिया रहता है बुक्स में या एनसीईआरटी में, इट इज वेरी सिंपल, यू नो, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर मिसिंग इन दिस डायग्राम, और हमारे लिए जितना हमारे सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड है हम लोग उतना ही समझते हैं। बट इस एक्सपेरिमेंट को होने में ही कोई 6-7 साल लग गए थे। इट वॉजेंट वेरी सिंपल कि हमने करके देखा रिजल्ट्स आ गए। इट टुक देम अराउंड 6-7 years टू एक्चुअली कंक्लूड। एंड बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से निकल के आई थी। एंड रदरफोर्ड वॉज नॉट अलोन टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। उनके साथ में उनका एक स्टूडेंट था और एक साइंटिस्ट थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे गीगर। उनके कंट्रीब्यूशन से और उनके स्टूडेंट के कंट्रीब्यूशन से एक्चुअली दे बोथ परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। एंड आफ्टर द ऑब्जर्वेशंस, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस निकाली, दे वेंट टू रदरफोर्ड फॉर द फाइनल कंक्लूजन। सो द फाइनल कंक्लूजन वाज गिवन बाय रदरफोर्ड. So the Nobel Prize was given to the Rutherford, but it was also the hard work of one scientist and his student. तो काफी टाइम लगा था। तो what they basically did बेटा, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ये जो था, एक यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा, ठीक है। यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सोर्स था जहां से आपके अल्फा पार्टिकल के रेस निकल रही थी, और ये था लेड बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या यूज किया था, लेड बॉक्स, बिकॉज दीज रेज आर वेरी वेरी हार्मफुल एंड लेड इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ दीज रेज। अब ये अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा रेज यहाँ से निकल रही हैं, दे आर हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। तो जो एक्स्ट्रा रेज निकल रही थी वो ये एब्जॉर्ब कर लेता था। चलिए, तो यहाँ से जो हमारी अल्फा रेज गई, और हमने क्या लिया था, बीच में एक थिन गोल्ड फॉइल लिया था। Because we use gold because of various reasons. एक तो आपको पता है, because this is malleable, it can be bitten into thin sheets. सबसे पहला तो रीजन ये है, because we wanted a very thin sheet. Plus gold also has a heavy nucleus. तो इसके heavy nucleus की वजह से भी we preferred gold, क्योंकि हमें ये चाहिए था कि ऐसा ना हो कि मान लो आपके गोल्ड, आपका ये जो गोल्ड फॉइल है या कोई भी मेटल है, उसके एटम का, या मैं एटम बनाती हूँ, उसके एटम में जो न्यूक्लियस है दैट शुड बी क्वाइट हैवी, राइट, बिकॉज इट इज इसके अंदर प्रोटॉन्स है, वी नो इट इज पॉजिटिवली चार्ज, नाउ वी नो, बट एट दैट टाइम दे डिडंट नो।
but still they used a very thin layer because they wanted a very fine observations, क्योंकि they didn't want कि हमारे यार एक पीस में ना इतने सारे एटम्स आ जाएं। ऐसे मतलब ठूस ठूस के एटम्स भरोगे तो मतलब जो ऑब्जर्वेशन होगी, वी वांटेड फॉर अ वन एटम, इसमें फिर ऑब्जर्वेशन में ना बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती। तो एक रीजन ये भी था कि हमने थिन फॉइल यूज किया। दूसरा तुम्हारा ये था कि अल्फा पार्टिकल वाज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, तो ये चीज तो उनको मालूम थी और उन्हें ये भी पता था एटम में पॉजिटिव चार्ज है। सो दे डिडंट वांट कि यहाँ पे कुछ रिपल्शन क्रिएट हो, तो न्यूक्लियस शुड बी हैवी। सो देयर वर वेरियस रीजंस दैट व्हाई वी यूज गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड का एक थिन फॉइल हमने यूज किया, वेरी वेरी थिन फॉइल, एंड हमने अल्फा रेज वहां से पास करी, एंड वी यूज्ड दिस पर्टिकुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन। हमने ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन यूज किया बिकॉज अगर इस पे अल्फा रेज टकराएगी तो क्या हो जाएगा कि वहां पे ग्लो आएगा एंड हमें पता चल जाएगा कि अल्फा रेज एक्चुअली इस थिन फॉइल से पास हुई है। एंड हियर दे यूज्ड वन मोर थिंग विच इज नॉट देयर, दिस दे यूज्ड अ गीगर काउंटर, है ना, गीगर ने बनाया था वो, तो हमने गीगर काउंटर उन्होंने यूज किया, नॉट हमने, ठीक है। तो अब ये काउंटर क्या करता था बेटा, ये काउंटर एक्चुअली काउंट करता था, जो आप डेटा लिखते हो ना कि 20,000 में से एक जो रे थी वो वापस आ गई। सो बिकॉज वी कुड कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर डेटा बिकॉज दे यूज गीगर काउंटर, इसका काम था कि जितनी अल्फा रेज वहां से पास करेंगी ये उसको काउंट कर लेगा। चलिए, तो अब यहां से क्या हुआ कि देखा ये गया, हम इसके ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं डायरेक्टली। ये सेटअप आप समझ गए, यहाँ से अल्फा रेज पास कर रही है, ये गोल्ड फॉइल है, ये जिंक सल्फाइड का जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, एंड यहाँ से तुम्हारा रेडियो एक्टिव सोर्स है जहां जहां से अल्फा रेज निकल रही है। नाउ आई हैव रिटन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, बट समझ लो यहाँ पर ये मेरा एक एटम है, या मैं किसी दूसरे वाले उस पर बनाती हूँ। हाँ जी, तो देखो यहाँ पर ये हमारा एक एटम है, हम एक एटम से समझेंगे बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग। सो वी हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ एटम इन आवर माइंड दैट वी हैव अ न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड इट हैज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स के बारे में उसको तब पता नहीं था, बट देन हुआ क्या कि आपके पास जो अल्फा रेज आ रही हैं, अल्फा रेज आ रही हैं, देखा ये गया दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास्ड undeviated through this atom. They didn't show any deviation, they passed straight from this atom. So there were many rays which passed straight. तो इससे हमें ये आइडिया लगा कि most of the space inside the atom is empty, तभी हमारी ये rays they can pass, है ना। तो हमने क्या बोला, most of the space inside the atom is empty. But then some of the rays they got deflected by small angle. They got deflected by small angles, but very very few rays were there which were deviated by maximum angle. बहुत ज्यादा, maximum तो नहीं बोलेंगे, but 90 डिग्री से भी देखो ज्यादा एंगल से ये डिविएट हो रहा है। So there were very few rays they got deviated through more than 90 डिग्री एंगल, और 1 in 20,000, कुछ बुक में हो सकता है 18 लिखा हो, 20 doesn't matter। तो उनका ये कहने का मतलब है कि हाँ, कि आपके पास जो 20,000 में एक रे थी, इट ट्रेस्ड इट्स पाथ बैक। अब क्योंकि उनके पास गीगर काउंटर था, अगर उन्होंने 20,000 रेज भेजी और उसमें से उनका जो काउंटिंग आया उस पे जिंक सल्फाइड की जो लेयर थी, स्क्रीन थी, दैट वाज 19,999 समथिंग, तो उन्हें पता चल जाएगा भाई एक रे हमारी मिसिंग है। तो दैट मीन्स, और ये बार बार ऐसा नहीं कि एक बार किया, बार बार एक्सपेरिमेंट करने पे जब डेटा आया, सो दे कंक्लूडेड कि अच्छा चलो एवरेज 20,000 में से एक हमारी रे वापस आ रही है, तो वो क्या कर रही है, अपना पाथ रिट्रेस कर रही है। बेसिकली वो अपना पाथ रिट्रेस कर रही है। तो यहां से हमें फील हुआ कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कंसंट्रेटेड इन द मिडल, बीच में कंसंट्रेटेड है, जिसको बोल दिया गया न्यूक्लियस। तो ये थी ऑब्जर्वेशन। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। सो हम लोग आगे मूव करते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि ये सारे कंक्लूजन्स दे दिए कि भाई सेंटर में एक न्यूक्लियस है, सारा का सारा मास वहां पे कंसंट्रेटेड है, एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ये सारी बातें उसने बोली, और साथ में उसने क्या किया, ही ऑल्सो एस्टिमेटेड द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब उसके लिए उसने बहुत सारी फर्दर कैलकुलेशंस की होंगी विच इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो वी नो द रिजल्ट।
We know the result, and the result is that the radius of the nucleus is equal to some constant r naught a power 1/3. ये हमारे पास वहां से रिजल्ट आया, ठीक है। आर नॉट इज सम कांस्टेंट हियर एंड ए इज द मास नंबर, ठीक है, ये बात हमें क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है आर नॉट, ये कितना है 1.33 इंटू 10 रेज टू द पावर -15 मीटर्स, इसके वैल्यू ये है। और ए यहाँ पर क्या है, ए से देखो हम मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली अगर किसी एलिमेंट की हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ए उसका मास नंबर ऐसे लिखते हैं हम, जेड क्या होता है, प्रोटॉन। एंड हमें पता है कि जो जेड होता है दैट शोज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। और ए बेटा क्या होता है, ए होता है हमारा मास नंबर, और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अगर ये एटम न्यूट्रल है, अगर एटम न्यूट्रल हो तो Z ही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है ना बेटा जी। तो ये कुछ बातें हमें पता होती है, फिर भी चलो हमने एक बार देख लिया। चलो अब है, अब मान लो मैं आपको बोलूं कैलकुलेट, सेंटीमीटर में आए तो तुम इसको चेंज कर सकते हो, 10 रेज़ टू द पावर -13 आ जाएगा। चलो हम मीटर में निकालते हैं। कैलकुलेट द न्यूक्लियस ऑफ, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस, ठीक है। कैसे करेंगे, अच्छा R इज इक्वल टू आर नॉट कितना है 1.33 इंटू 10 रेज टू द पावर -15, एल्यूमिनियम का मास इज 27 और ये क्या है 1/3, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1.33 इंटू 10 रेज टू द पावर -15 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 3.99 इंटू 10 रेज टू द पावर -15 मीटर्स, ठीक है। तो उसने कुछ बातें हमें ये भी बताई थी, ये भी बताया था उसने कि न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है। चलो ये हो गया हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब देखो इसके, अच्छा इसका फेलियर बताती हूँ, फिर तुम EM वेव्स पे आना। इसके क्या लिमिटेशन थी कि ये फेल क्यों हो गया, जब इसने इतनी अच्छी बातें हमें एटम के बारे में बता दी, तो लिमिटेशंस क्या रही होंगी इसकी। तो मैक्सवेल की एक थ्योरी थी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, जिसमें उसने बोला था कि जब हमारा कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, जब हमारा कोई चार्ज्ड पार्टिकल, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक चार्ज पार्टिकल ही तो है, व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग, जब ये ऐसे इसके अराउंड मूव कर रहा है, ये कुछ ना कुछ इसके एक्सेलरेशन है ना, तो जब ये इसके अराउंड एक्सेलरेट करेगा इट विल लूज एनर्जी। अगर ये एनर्जी लूज कर रहा है, क्या मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा। इफ दिस इज हैपनिंग दैट मीन्स एटम इज नॉट स्टेबल। तो उसने बोला था कि कोई भी पार्टिकल है भाई जो ऐसा चार्ज पार्टिकल है और वो ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है और वो विद इन 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड्स तक ही वो स्टेबल रह सकता है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, है ना, फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो इसमें फॉल कर जाता है। तो इसका मतलब एटम तो सिर्फ 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड्स तक ही स्टेबल है, विच इज नॉट ट्रू, एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। तो इस चीज को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब इस थ्योरी ने उन्हें चैलेंज किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ये थ्योरी थी बाय मैक्सवेल, तो जब उन्होंने इसे चैलेंज किया तो इनके पास इसका कोई आंसर नहीं था। सो ही कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ, he couldn't explain stability of atom, he couldn't explain stability of an atom। तो ये बन गई हमारी मेजर लिमिटेशन। फिर आए हमारे बोर मॉडल, ठीक है। अब बोर मॉडल को समझने के लिए बेटा हमें पहले कुछ टर्म्स समझनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके फिर हम बोर मॉडल पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये EM वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये वेव्स बनती है तुम्हारी जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। ये वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जब आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो ऑसिलेट करती हैं। अब ये इनका ओरिजिन कैसे होता है, ये सब जो सारा सिलेबस होता है ये तुम्हारा हायर फिजिक्स में आता है।
हमें उसकी केमिस्ट्री में जरूरत नहीं पड़ती है, हमें जस्ट इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि चलो ये होती क्या है। सो ईएम वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इन कांटेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। भाई नाम नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो दोनों फील्ड्स को तो कांटेक्ट में आना पड़ेगा। नाउ ईएम वेव्स आर फॉर्म्ड बाय, देखो मैंने कहा आपको, ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है तो ईएम वेव्स बनती हैं। दीज ऑसिलेशंस आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। ये आपस में कैसी होती है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ये आगे की तरफ, ये वाली चीज आगे की तरफ है तो ये ऊपर, ये दोनों ऐसे आपस में परपेंडिकुलर है, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसके साथ भी परपेंडिकुलर होती हैं। नाउ ईएम वेव्स डू नॉट रिक्वायर, ईएम वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, अनलाइक साउंड वेव्स। जैसे साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेशन के लिए, ईएम वेव्स को नहीं चाहिए होता है। दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो। नाउ इन वैक्यूम दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड स्पीड ऑफ लाइट हमारी कितनी होती है? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक हमें क्लियर हो गया ईएम वेव्स। अब देखो, हाँ जी, तो ईएम वेव्स आपके पास क्या आ गया? वेव स्पीड इज इक्वल टू, अब देखो ये जो हमारे पास वेव स्पीड है ईएम वेव्स की, ये किसके बराबर होती है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आगे बहुत जगह यूज होने वाला है। वेव स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेव स्पीड क्या थी हमारी? सी के साथ ही ट्रेवल करती है ना अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो सी इज इक्वल टू न्यू इंटू वेवलेंथ लैम्डा। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा हमारा सी के बराबर। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। मतलब अगर लैम्डा घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा। ये हमें क्लियर रखना है। न्यू यहाँ पे क्या है? न्यू यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और लैम्डा यहां पर क्या है? वेवलेंथ, वेवलेंथ। चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये सब क्या है? यहाँ पे ये गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रा रेज, रेडियो वेव्स, ये सब क्या है? ये सब हमारी ईएम वेव्स ही हैं। ये सब हमारी क्या है? ईएम वेव्स ही होती हैं। जब हम इन्हें एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जब हम इसे इन सारी वेव्स को, इन सारी ईएम वेव्स को बेटा एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो उसे हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसे हम क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम दे देते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब ये किस ऑर्डर में है? ये आपके वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी बोलो, उनके ऑर्डर में हमने इन्हें रखा हुआ है किसी सीक्वेंस में। तो आप देखो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, हमने इन्हें कैसे रखा है? यहां से आपको आई थिंक ये विजिबल होगा, मैं इधर नीचे ड्रॉ कर दूं तो यहां से जाएंगे आप तो आप देखोगे कि आपने इन्हें रखा है इंक्रीजिंग order of increasing order of wavelength, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में आपने रखा है इन्हें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। इसका मतलब अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है तो आगे की तरफ तुम्हारा क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें पता है दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और हम एनर्जी भी बोल सकते हैं। आगे आप पढ़ोगे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर हम गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ मूव करें तो वेवलेंथ बढ़ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी घट रहा है। तो गामा रेज का जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की। अगर ये हमारी बॉडी के थ्रू पास हो जाए, हमारी वाइटल ऑर्गन्स के थ्रू पास हो जाए, तो हम लोग की डेथ हो जाती है।
गामा रेज, लेकिन एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी इनसे कम होती है, तो वो हमारी क्या होता है कि वो बहुत अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। हम इसीलिए उसे एक्सरे में यूज करते हैं ना, जब भी हम लोग का कुछ फ्रैक्चर वगैरह होता है तो एक्सरे लेकर आते हैं, तो वो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो इस तरह से ये तुम्हारा विजिबल रीजन है। विजिबल जो है ये ह्यूमन आई को विजिबल होता है, ह्यूमन आई के लिए विजिबल होता है विजिबल रीजन। ये विबग्योर है ना, दिस इज योर विबग्योर। ये सारे कलर्स हैं इसमें, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब। और इनके जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, ये बातें कुछ हमें ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए अब आ गई इंपॉर्टेंट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जो फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे वो हमारी इस थ्योरी ने क्या किए थे, एक्सप्लेन किए थे। इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किए थे। जो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ था वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, तो हमारे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने उसे एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छे से। हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसकी वजह से एक्सप्लेन होता है। सो इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। Now what this Planck's theory suggests, it suggests that according to this theory, the transfer of energy by EM radiations occur through very small packets of energy called quanta or photons। जो EM waves द्वारा एनर्जी ट्रांसफर की जाती है, EM waves किसी को अपनी एनर्जी अगर ट्रांसफर करना चाहती है तो वो जो ट्रांसफरेंस होता है बेटा, दैट अकर्स थ्रू स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो डिस्क्रीट नेचर हमें ये एक तरह से वेव्स का बता रहा है। वेव्स कॉन्टिन्यूस नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थ्योरी के वेव जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। जो हमारा ईएम वेव का एनर्जी है वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है, थ्रू स्मॉल बंडल्स, थ्रू स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिन्हें हम जनरली क्वांटा कहते हैं। जनरली हम उन्हें क्वांटा कहते हैं। बट जो अगर वो हमारी ईएम वेव विजिबल रीजन में फॉल कर रही है तो उस क्वांटा को हम फोटोन कह देते हैं। लेकिन हम केमिस्ट्री में इंटरचेंजेबली दोनों वर्ड्स यूज करते रहते हैं, तो हमेशा ये नहीं सोचना है कि अगर फोटोन लिख दिया है तो विजिबल का ही होगा। हम फोटोन क्वांटा मोस्टली हम लोग यहाँ पे फोटोन यूज करते हैं, चाहे वो कहीं किसी भी रीजन का हो, बट बेसिकली फोटोन वर्ड इज फॉर द विजिबल रीजन, अदरवाइज जनरल टर्म इज क्वांटा हियर। तो ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के, इन्हें क्या कहा जाता है, क्वांटा या फिर फोटॉन्स कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहाँ पर बोला गया कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन, जो एक फोटोन की एनर्जी होगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, ईएम वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास एक यहाँ पर बड़ा फेमस कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अब एग्जामिनर के भरोसे हम नहीं बैठते हैं कि वो हमें वैल्यू देगा प्लैंक्स, इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की हमें याद रखनी पड़ती है। तो H जो होता है बेटा, दैट इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10 रेस टू द पावर, अच्छा पूरा लिख देती हूँ मैं, ठीक है, 6.626 इंटू 10 रेस टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ध्यान रहे, जूल पर सेकेंड नहीं है, जूल सेकेंड्स हैं इसके यूनिट। तो ये है आपके प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो कि हमें याद रखनी है। अब न्यू तो पता चल गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव है h, प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू मैंने लिख दी, n नंबर ऑफ फोटॉन्स है। अच्छा, ये तो एक फोटोन की एनर्जी थी ना, एनर्जी ऑफ वन फोटोन h न्यू। एनर्जी ऑफ टोटल फोटॉन्स, क्योंकि ईएम वेव्स में तो काफी सारे फोटॉन्स होंगे, उनकी एनर्जी कैसे निकालेंगे आप, एनर्जी ऑफ टोटल फोटॉन्स हो जाएंगे आपके n इंटू एच न्यू। n यहाँ पर क्या है, n है नंबर ऑफ फोटॉन्स, और नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा ये वैल्यूज हो सकती है। ऐसा फ्रैक्शन में 1.5 फोटॉन 6.2 ऐसे नहीं मिलेंगे हमको, ठीक है। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन है एक, इस पे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ यूजफुल रिजल्ट्स बता देती हूँ, क्योंकि फिर हमारे लिए कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, कुछ रिजल्ट। अच्छा, एक हम बात ये भी कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू NH न्यू।
अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो मान लो अगर एक फोटोन की एनर्जी लेट्स से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक फोटोन की एनर्जी अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर एक फोटोन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो दो फोटॉन्स की कितनी हो जाएगी, दो फोटॉन्स की मैम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 फोटॉन्स की कितनी हो जाएगी, 3 फोटॉन्स की हो जाएगी मैम 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसे हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम मान लो तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो, है ना, मान लो तुम ऐसे करके, ये तुम्हारे घर पे ये सीढ़ियां हैं, है ना, ऐसे सीढ़ियां। क्वांटाइजेशन का मतलब देखो क्या होता है, क्या मतलब होता है कि मान लो इस सीढ़ी की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी क्या होगी हाइट 9 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी क्या होगी 9 सेंटीमीटर। तो मतलब कि अगर तुम 3 सीढ़ी चढ़ोगे तो तुमने इतनी हाइट चढ़ी होगी, है ना, कितनी चढ़ ली होगी 27 सेंटीमीटर तक। तो मतलब तुम एक स्टेप में कितनी हाइट कर पा रहे हो, एक स्टेप में तुम 9 सेंटीमीटर कर पा रहे हो, दो स्टेप में तुम 9 इंटू 2 सेंटीमीटर कर पा रहे हो, 3 स्टेप्स में तुम 9 इंटू 3 सेंटीमीटर कवर कर पा रहे हो। लेकिन मान लो तुम ऐसे कहीं हाइट चढ़ रहे होते स्लोप पे, तब एक स्टेप रखा, दूसरा मान लो एक पे तुमने चढ़ी 5 सेंटीमीटर, दूसरे पे तुमने 6.2 सेंटीमीटर चढ़ दी, तो कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है ना, यहाँ पे कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड है। जैसे मान लो तुमने एक पैकेट खरीदा बिस्किट का, उसमें 2 कुकीज हैं, 2 पैकेट खरीदोगे 4 कुकीज मिलेगी, 3 पैकेट खरीदोगे 6 कुकीज मिलेगी। तो क्वांटाइजेशन इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो एनर्जी है हमारी वो कैसी है, क्वांटाइज्ड है। और ये जो है एच न्यू, ये एन जो है यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच न्यू का, कि एक की एनर्जी अगर इतनी है तो दूसरे की इतनी हो, दो फोटॉन्स की इतनी होगी, तीन की इतनी होगी। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो बात क्लियर। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है हमारे पास कैलकुलेशन के लिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, है ना। अब जैसे ये फॉर्मूला था तुम्हारा यहाँ पे E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ एच सी बाई लेमडा, अभी अभी पढ़ के आए थे ना, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, मैंने बोला था ये याद रखना है। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ एच सी बाई लेमडा, तो टोटल एनर्जी को क्या लिख सकती हूँ मैं एन एच सी बाई लेमडा, है ना। चलो तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन की अगर मैं बात करूं तो देखो एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, लेमडा कुछ भी हो सकता है। तो ये कांस्टेंट का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें एक रिजल्ट आया, उसको हम डायरेक्टली याद रख लेते हैं कि अगर तुम्हें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, अगर तुम्हें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ऊपर की वैल्यू याद कर लो 1240। ये तब यूज करोगे जब लैम्डा नैनोमीटर में गिवन होगा, जब लैम्डा हमें नैनोमीटर में गिवन होगा तब हम ये वाला जो प्रोडक्ट है यूज करेंगे 1240, और हमारी एनर्जी किस में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा अब जूल्स में चाहिए होगी तो क्या करेंगे, तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल्स, फिर हम उससे कन्वर्ट कर देंगे। अगर सब कुछ तुम ऐसा यूनिट में रखते हो, लैम्डा मीटर में रखते हो, एच सी सब कुछ अगर रखते हो तो जूल्स में वैल्यू आएगी, बट अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, फिर हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी, है ना। तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। अच्छा मान लो, है ना, कैसे करोगे, मान लो तुमको दे दिया एक क्वेश्चन, तुम्हें दे दिया लैम्डा दे दिया तुमको 31 नैनोमीटर, बोला तुमको फाइंड एनर्जी। तुम्हारे लिए सिंपल हो गया ना, E इज इक्वल टू, तुम ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, तुम लिखोगे 1240 चाहे इसको ले लो तुम 310 नैनोमीटर, तो तुम्हारे लिए इजी हो गया। तुम्हारी यहां से एनर्जी कितनी आ गई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। तो सिंपल हो गया ना, हम लोग को इतना ज्यादा कैलकुलेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ये फॉर्मूला, ये जो मेरा फॉर्मूला है ये तुम सारे बच्चे याद रख लोगे, और ये तो तुम्हें पता ही होगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग।
लिखो इसे। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, 100 वॉट बल्ब, 100 वॉट bulb emits monochromatic light of wavelength 300 nanometer. How many photons emitted per second by the bulb? अच्छा, हम लोग को यहाँ पे बोला है 100 वॉट। तो ये 100 वॉट, वॉट क्या होता है, वॉट पावर, पावर होती है ना, वॉट में पावर का यूनिट होता है वॉट। तो हमें ये पावर दे रखी है बेसिकली, और पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी है तुम्हारी जूल्स में, टाइम होता है सेकंड में। तो इसका मतलब तुम्हारा ये जो डेटा दे रखा है यहां से 100 वॉट, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी एनर्जी दे रखी है, एनर्जी दे रखी है 100 जूल्स। पावर क्या है, 100 जूल पर सेकेंड है, पावर है तुम्हारी 100 जूल पर सेकेंड। तो एनर्जी तुम्हारी क्या हो गई, यहां से 100 जूल हो गई एनर्जी। हमें दे रखी है एसआई यूनिट में, है ना, जूल में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, और हम लोग को यहाँ पे वेवलेंथ भी दे रखी है 300 नैनोमीटर। अपना फॉर्मूला लगा देंगे, E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा। ठीक है, अब एनर्जी कितनी है, 100 जूल, एन निकालना है, H 6.6 ले सकते हो, इंटू 10⁻⁻34, C3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया है, तो लैम्डा भी तुमको किस में लेना पड़ेगा, लैम्डा भी तुमको ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा, मतलब मीटर में, 10⁻⁹ है ना। 300 नैनोमीटर इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। अब यहां से तुम्हारा n जो है वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अगर तुम वो फॉर्मूला लगा देते, ठीक है, वो भी लगा सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमें आंसर मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा होता है तब हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां से तुम्हारे पास ये आ गया, और ये आ गया नीचे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। तो देखो, फिर अगर मैं मान लो वो फॉर्मूला लगा देती तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे इस जूल्स को किस में चेंज करना पड़ता, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज चेंज करना पड़ता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर मैं अपना फॉर्मूला लगा सकती थी 1240 अपॉन लैम्डा। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कभी भी लगा दिया, लगा सकते हैं। हमसे जूल्स में भी आंसर मांगे तो भी तुम पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दो, लेकिन यहाँ पे मुझे और भी चेंजेस करने पड़ते, तो इससे अच्छा मैंने डायरेक्टली सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में ही रख दी। अब यहाँ पे जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻20 के बराबर। ठीक है, तो डी तुम्हारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट हाँ, तो देखो, अब ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो, सबसे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो ऑब्जर्व किसने किया था, हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था, बट इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन किया था उन्होंने, उन्होंने लाइट की पार्टिकल नेचर मान के ही अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने वेव नेचर नहीं माना था, उन्होंने क्या माना था, पार्टिकल नेचर। उसी से हमारा क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है एक्सप्लेन होता है। अब देखो, अब हमें ये तो पता है ना, लाइट का ड्यूल नेचर होता है। कुछ फिनोमेना जो होते हैं वो हमारे पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, कुछ फिनोमेना हमारे वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। जैसे फिजिक्स में आप पढ़ोगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह, वो आपके वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। जैसे ये फिनोमेना है, ये पार्टिकल नेचर से, इवन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो भी एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो कुछ फिनोमेना है, तो इसीलिए पहले बहुत इसके बीच में फाइट था कि पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। तो एक न्यूटन ने भी सबसे पहले बोला था कि अपना जो नेचर होता है हमारी लाइट का वो पार्टिकल नेचर होता है। उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी एक, बट कुछ टाइम के बाद कुछ लोगों ने बोला कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम लोग इससे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक फाइनल कंक्लूजन ये निकला था कि जो लाइट है उसका नेचर जो है वो ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। चलिए, तो देखो, हर्ट्ज in 1887 observed that when a light of certain frequency, so each and every word is very very important here, certain frequency strikes the surface of metal, electrons are ejected from the metal.
The phenomena is known as photoelectric effect and the ejected electrons are called photoelectrons. अब इसको हम समझते हैं एक सेटअप के थ्रू। एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब मैं बना रही हूं, दिस इज इवैक्यूएटेड, इसमें हमने वैक्यूम रखने की कोशिश की है, जितने से जितना हमने जो एयर है वो बाहर निकाला है, ऑलमोस्ट मतलब वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करी है। यहाँ पे कनेक्टेड है तुम्हारा वोल्टामीटर, यहाँ पे कनेक्टेड है तुम्हारा एमीटर एंड यहाँ से कनेक्टेड है तुम्हारा, ठीक है। तो इधर अपने पास है मेटल का प्लेट, थोड़ा सा मैं ऐसे बना देती हूँ इसे, ठीक है। यहाँ हमारे पास हैं कुछ मेटल की प्लेट्स, हमारे पास यहाँ पर क्या है, मेटल की प्लेट्स हैं। तो देखो जो बैटरी के ही हमने क्या लगा दिया है यहाँ पर, एक्सटर्नल पोटेंशियल। इसका वोल्टेज हम इतना ज्यादा नहीं रखते हैं, इसका वोल्टेज हम लो ही रखते हैं। क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है इसे कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है इसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। बाय कन्वेंशन है, ऐसा नहीं है कि इसको क्यों बोला, किसी एक को बोलना था, ताकि मैं अगर कैथोड नेगेटिव को बोलूं आप भी कैथोड नेगेटिव को बोलो, ऐसा नहीं है कि आपने पॉजिटिव मान के रखा है, तो सबका कन्वेंशन सेम होना चाहिए। सो बाय कन्वेंशन हम नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड। ये तो हम पढ़ते ही है ना, केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रो में भी चीजें पढ़ी है हमने। और ये हम क्या कहते हैं, एनोड, इसे क्या कहते हैं हम, एनोड। अब देखो बेटा यहाँ पर अभी अगर मैं बोलूं तो मुझे कोई करंट ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे हमने क्या लगाया, V, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, वोल्टामीटर, यहाँ एमीटर है, ये करंट मेजर करेगा। तो यहाँ पर अभी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होती है, बिकॉज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट, यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। बट एज सुन एज अगर इस पे कोई EM वेव स्ट्राइक करे, कोई हमारी पर्टिकुलर सूटेबल फ्रीक्वेंसी, देखो सर्टेन फ्रीक्वेंसी लिखा है ना यहाँ पे, व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, अगर कोई लाइट हमारी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। आई एम अगेन सेइंग सूटेबल फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरी और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितनी फ्रीक्वेंसी उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए होगी एटलीस्ट उतनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी तो, उनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और हर एक मेटल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी निकलने के लिए। तो जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा, इजेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। अब ये जो लाइट है ना बेटा, देखो ये पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहा है, ये छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। एक पैकेट, एक पूरा पैकेट जब जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी सिर्फ आधी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वो अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ऐसा नहीं है कि एक पैकेट गया और उसने थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर की और बाकी की बचा ली, वो अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 8 जूल की एनर्जी चाहिए और हमारे पास जो पैकेट है वो 10 जूल का है, तो वो पूरा ट्रांसफर करेगा। निकलने के लिए जो एनर्जी यूज होगी वो 8, जो बाकी बच जाएगी वो कैसी होगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर आप क्या बोलो कि एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जब यहाँ पर लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएंगे। ये देखो ये नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड, तो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गया। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटोन स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन निकला, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग, इसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टर प्लेट, इसे हम क्या कहते हैं, एमिटर। ठीक है, अब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव होने शुरू हो गए तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया, और हमें पता है करंट जो होता है वो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन्स के बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट साइड पे मूव करने लगता है, तो ये तुम्हारा ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ पर तुम्हारा
करंट, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। और इस करंट को मैंने आईपी क्यों लिखा है, इस करंट को हम क्या कहते हैं, फोटो करंट। इस करंट को हम क्या कहते हैं, फोटो करंट। तो ये सारी चीजें जो थी ये एक्सप्लेन हमें किसने करी थी, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करी थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इफ नो लाइट इज इंसिडेंट नो करंट इज ऑब्जर्व। अगर कोई लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही थी तो करंट भी ऑब्जर्व नहीं होता। एज सुन एज जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर फॉल करी तभी हमें करंट क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ। As soon as light of suitable frequency is incident on cathode, we observe a current. As intensity of light is increased, the photocurrent also increases. जैसे जैसे हम intensity बढ़ाते हैं तो हमारा जो फोटो करंट होता है वो भी इंक्रीज होता है, या हम उल्टा भी कह सकते हैं जैसे जैसे हम इंटेंसिटी कम करते हैं, फोटो इंटेंसिटी कम करते हैं, हमारा करंट जो होता है वो भी डिक्रीज करता है। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें अभी हमें और देखना है, चलो इसे नोट कर लो जल्दी से। देखो अपने पास नेक्स्ट है सब इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले वर्क फंक्शन जो हम लोग बात कर रहे थे ना सूटेबल फ्रीक्वेंसी की। मान लो हमारे पास ये मेटल है, ये क्या है, मेटल का सरफेस। यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मान लो यहाँ पर तुम्हारी लाइट एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की फॉल करेगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैं मान लेती हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इतना इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए निकलने के लिए। अब मान लीजिए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया, हमारे पास जो ये आया फोटोन आया, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, तो बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा? ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, एक बार 3 ले लिया, दूसरी बार दूसरा वाला ले लिया, टोटल 6 हो गई, निकल गया। ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों बेटा? मैंने आपको बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे एक फोटोन को ही अब्सॉर्ब करता है ना, ऐसा ही होता है। अब अगर मान लो तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी की रेडिएशन आ रही है, दैट मीन्स दिस इज नॉट सूटेबल। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर एक ऐसी एनर्जी आ गई, एक ऐसा फोटोन आ गया, ऐसा फोटोन आ गया जिसकी एनर्जी है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब क्या करेगा ये एक फोटोन? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दे देगा, 6 इसको दे देगा, 2 निकल जाएंगे। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन है यही पूरी की पूरी क्या करेगा, इस फोटोन की एनर्जी लेगा। और फिर क्या होगा? ऐसा थोड़ी है ये इसको 6 देगा, इसको 6 की जरूरत है बाकी 6 मैं रख लेता हूं, नहीं, ये पूरी ट्रांसफर करेगा। तो पूरी ट्रांसफर करेगा, बाकी की एनर्जी वो किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। बाकी की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपने निकलने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल करेगा, बाकी की एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये जो एनर्जी आ रही है हमारे पास इंसिडेंट लाइट की माइनस फाई। अब ये फाई क्या है? ये फाई है तुम्हारा वर्क फंक्शन, थ्रेश होल्ड एनर्जी। इसको फाई से या डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट कम आउट ऑफ द सरफेस। ये वो एनर्जी है जो इसको बाहर आने में लग रही थी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 में से, इस टोटल एनर्जी में से मैं इस 6 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास के मैक्स आ जाएगी ना, क्योंकि बाकी अगर मैं ये मान के चल रही हूँ सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है तो मेरी के मैक्स की वैल्यू क्या है? और ये मैंने मैक्सिमम क्यों लिखा है? क्योंकि मैक्सिमम मेरे को इतनी मिल सकती है, ई इंसिडेंट माइनस 5। हो सकता है इससे कम भी मिले, इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकती, इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकती क्योंकि इसके पास है ही नहीं। इससे कम भी मिल सकती है, हो सकता है कि बाकी की एनर्जी उसने कोलिजन्स में वेस्ट कर दी हो। मैक्सिमम कितनी मिल सकती है हमको? ई इंसिडेंट माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास फाई क्या है? वर्क फंक्शन है। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट कम आउट ऑफ द सरफेस।
अब एवरी मेटल हैज यूनिक वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल, क्योंकि सबकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होती है, सबकी एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा उसको वर्क फंक्शन लगेगा। तो ये बात हमें, ये इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। तो वर्क फंक्शन है हमारा यहां पर फाई, क्या है हमारा वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन है। ये बाद में देखते हैं। देखो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, के ई मैक्स इज इक्वल टू ई इंसिडेंट माइनस फाई। ई इंसिडेंट क्या है, अपनी एनर्जी है लाइट की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है एच न्यू माइनस फाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है एच न्यू माइनस फाई। न्यू तुम्हें पता है यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी, न्यू यहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी है, फाई यहाँ पे क्या है वर्क फंक्शन है। तो ये इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये था हमारा वर्क फंक्शन, वो थी थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अगर मैं बात करूं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की, तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए बाहर निकलने के लिए। अगर मैं एनर्जी के टर्म में बात कर रही हूँ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ना, एनर्जी के टर्म में बात कर रही हूँ तो उसको मैंने वर्क फंक्शन का नाम दे दिया या थ्रेशहोल्ड एनर्जी का नाम दे दिया कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करूंगी तो मैं क्या बोल सकती हूँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी required by an electron to get ejected from the metal surface, वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी बची नहीं बिल्कुल ही, मतलब जो एनर्जी आई वो वर्क फंक्शन के बराबर ही थी जितना उसको चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है ना, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एच न्यू माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं हमारी, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, थ्रेश होल्ड को दिखाने के लिए ना हम नॉट का सिंबल लगा देते हैं, इसका मतलब होता है थ्रेश होल्ड। तो इसे मैं बोल सकती हूँ एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाइव, और न्यू नॉट यहां से क्या आ गई फाइव अपॉन एच, ये आ गई मेरी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई तुम्हारी वही है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जितनी चाहिए। मान लो इंसिडेंट उतनी लेकर आती, यहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट थी अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही एनर्जी लेकर आती तो तुम निकाल सकते थे ना कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये तुम्हारी थ्रेशहोल्ड वैल्यू है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, सिंपल। इसको, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव। तो हम लोग थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी, ध्यान रहे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होती है। अगर मैं कह रही हूँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, तो जब मैं थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सर्फेस। इज दैट क्लियर? अब देखो ग्राफ अगर मुझे ग्राफ बनाना हो इनके बीच में, इसके बीच में मुझे ग्राफ बनाना हो के ई मैक्स और न्यू के बीच में, तो कैसे बनेगा ग्राफ? हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। मैं बनाना चाह रही हूँ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, तो मैंने वाई एक्सिस पे ले ली फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे ले ली मैंने, वाई एक्सिस पे ले ली के ई काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने न्यू। तो मेरे पास इक्वेशन क्या होती है, ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट आ गया, ये तुम्हारी स्लोप आ गई। इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो तुम्हारे पास जो ग्राफ होगा काइनेटिक एनर्जी का वो कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्लोप कितनी है यहाँ पे इसकी h,
m होती है तुम्हारी स्लोप, तो स्लोप कितनी है h। इस ग्राफ को चाहूं तो मैं एक्स्ट्रापोलेट कर सकती हूँ ऐसे, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट यहाँ पे गया है -5, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो नहीं हो सकती है ना, नेगेटिव नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी, हम सिर्फ इसको ऐसे एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं थियोरेटिकली। तो ये तुम्हारा ग्राफ आ गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसा आता है, मेंस में तो पूछा ही जाता है, नीट में भी आ सकता है। तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बना के दे देंगे और बोल देंगे कौन सा सही ग्राफ है के काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ध्यान से नोट कर लो इस ग्राफ को। देखो फोटो इंटेंसिटी देख लेते हैं एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज द टोटल लाइट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या कहने का मतलब है इनका, इंटेंसिटी का मतलब है तुम्हारे पास टोटल एनर्जी इंसिडेंट, टोटल एनर्जी इंसिडेंट अपॉन टाइम इनटू सरफेस एरिया। किसी भी जिस पे स्ट्राइक कर रही है, मान लो मेरे पे स्ट्राइक कर रही है, तो मेरा एरिया किसी भी पर्टिकुलर मेटल पे उसका एरिया, कितने टाइम तक स्ट्राइक कर रही है वो टाइम जो हमारी इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक हो रही है। अब यहाँ से तुम एक चीज देखो कि ये अपना एनर्जी अपॉन टाइम क्या है, ये पावर है, तो ये हमारा पावर अपॉन सरफेस एरिया भी आ सकता है। पावर के यूनिट्स क्या होते हैं, वॉट, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना। या फिर वॉट को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम ही है ना, तो जूल सेकेंड इनवर्स और मीटर स्क्वायर इनवर्स, है ना। ये भी यूनिट लिख सकते हैं इसके। चलो एनीवे, हमें मेन बात क्या सीखनी है यहाँ पे कि आपकी जो इंटेंसिटी होगी, अगर मैं एनर्जी की यहाँ पे वैल्यू रख दूं, देन दिस विल बी एन एच न्यू, यही होती है ना एनर्जी का फॉर्मूला, एन एच न्यू अपना टाइम और यहाँ पे ये सरफेस एरिया। अच्छा, अब मान लो मैं किसी पर्टिकुलर मेटल पे कोई फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक कर रही हूँ और मान लो मैंने सरफेस एरिया अपना कांस्टेंट कर लिया कि मैं इतने पर्टिकुलर एरिया में करूंगी, और मान लो मैंने बोला 1 सेकेंड तक करूंगी, ठीक है। एच ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब देखो बेटा, न्यू भी आपकी कांस्टेंट है, आप सोर्स चेंज नहीं कर रहे हो जिससे आप लाइट फेंक रहे हो। अगर जब तक आप सोर्स नहीं बदलोगे, मान लो एक पर्टिकुलर लाइट की फ्रीक्वेंसी x है, दूसरे की y होगी, दो की सेम थोड़ी होगी ना, अगर दो दो अलग अलग सोर्स है, लेकिन आप सेम सोर्स से ही जस्ट यू वांट टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, हाउ विल यू इंक्रीज, योर h इज योर कांस्टेंट, हमने टाइम भी कांस्टेंट कर दिया, सरफेस एरिया कांस्टेंट है, न्यू इज कांस्टेंट, न्यू यहाँ पर कांस्टेंट है। ये समझने की बात है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता कि न्यू कांस्टेंट है। फिर आप कैसे देख सकते हो, आपकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ एन पे, और एन हमारा क्या है, एन बेटा हमारा क्या है यहाँ पर, एन तुम्हारा नंबर ऑफ फोटॉन्स है। हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाकर ही इंटेंसिटी बदल सकते हैं एक पर्टिकुलर लाइट की। अब तुम लोग सोच के देखो कैसे कैसे हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। हमको फ्रीक्वेंसी नहीं बदलनी है, हमें सोर्स नहीं बदलना है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे ऊपर कुछ लाइट का सोर्स है, मान लो मेरे पे 200 फोटॉन्स गिर रहे हैं इस वक्त लाइट के, and I don't want to change that light and I just want to decrease the intensity. What I'll do, I'll cover that particular light with the black cloth, ताकि अब अगर 200 तो मेरे पे 100 गिरे, तो क्या हुआ, मैंने इंटेंसिटी कम कर दी, मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स कम कर दिए, मैंने सोर्स चेंज नहीं किया, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। अब अगर आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स, एक मेटल पे गिरने वाले फोटॉन्स बेटा इंक्रीज कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो मतलब फोटो करंट बढ़ेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी फोटो करंट इंक्रीजेस, फोटो इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो करंट इंक्रीज होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या इंटेंसिटी बढ़ाने पे न्यू बढ़ेगा, तुम्हें यहां से देख के लग रहा होगा डायरेक्ट रिलेशन है, बट न्यू हमारा कांस्टेंट है, हम सोर्स चेंज नहीं कर रहे हैं,
तो हम लोग अगर इंटेंसिटी बढ़ा भी रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी पे चेंज नहीं आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी बदलने पे मेरे क्या फोटो करंट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फोटो करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। फोटो करंट पे कब फर्क पड़ेगा? जब मैं अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूंगी, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा गिरेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकलेंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से मेरा फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रहा है। इंटेंसिटी बढ़ाने से एक बात समझो तुम कि फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही है, या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ रही है। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ रही है। तो ये बात हमें यहां पर समझना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन कर दो। What is the work function of metal if light of wavelength 4000 Armstrong generates photoelectrons of velocity 6 into 10 raised to the power 5 meter per seconds from it? अच्छा देखो, हमें क्या बोला है? हमें बोला है वर्क फंक्शन निकालने को, फाई निकालने के लिए। और जो लाइट गिर रही है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो लाइट फॉल हो रही है, इसका मतलब जो हमारी वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट की वो है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या मैं अपना यहां से, अगर मुझे वेवलेंथ दी है तो क्या मैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट निकाल सकती हूँ? hc बाय लैम्डा, इसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था कि लैम्डा नैनोमीटर में हो तो 1240 लैम्डा नैनोमीटर। यहाँ आर्मस्ट्रॉन्ग में है तो 10 एक्स्ट्रा लगा दो, आर्मस्ट्रॉन्ग में है तो ये क्या हो गया तुम्हारा 4000। तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहां से? ये आ जाएगा तुम्हारा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरी यहां से एनर्जी आ गई इंसिडेंट लाइट की। अब मुझे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी अगर मैं वर्क फंक्शन निकालना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी ई इंसिडेंट होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई के बराबर। तो मुझे फाई निकालना है, तो फाई इज ई इंसिडेंट माइनस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगी भाई? मुझे वेलोसिटी दी है तो मैं हाफ mv², इलेक्ट्रॉन का ही मुझे चाहिए ना, फोटो इलेक्ट्रॉन ही तो निकल रहे हैं, तो मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मुझे पता ही है, विच इज 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31, और वेलोसिटी दे रखी है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड में। अब यहाँ से जो मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो तो जूल्स में आएगी, बट मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो क्या मैं इसे 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 से डिवाइड कर दूं? हाँ जी, तो मेरी क्या आ जाएगी यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या मैं यहाँ पर ये वैल्यूज रखूं? ई इंसिडेंट 3.1 है, काइनेटिक एनर्जी 1 है, तो मेरा फाई कितना आ जाएगा यहाँ से? मेरा फाई यहाँ से आ जाएगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग। देखो ये क्वेश्चन, a metal is exposed to light the light of source rated as 30 watt is emitting radiation of 4000 Armstrong if each photon ejects 1 electron, then calculate the number of photoelectrons per second। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था, देखो एक्सपोज्ड, ये क्या दे रखी है तुम्हें? पावर दे रखी है ना, पावर दे रखी है 30 वॉट। इसका मतलब क्या है तुम्हारा? एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम होती है। तो एनर्जी तुम्हारी यहां से कितनी आ गई? वॉट क्या होता है? जूल पर सेकेंड ना, तो 30 जूल आ गई तुम्हारी एनर्जी। एनर्जी क्या होता है तुम्हारा? NhC बाय लैम्डा। अब ध्यान रखो ये जूल में रख रहे हो तो बाकी भी तुम्हारे क्या होने चाहिए SI यूनिट में। ये क्या आएगा? 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -34। ये क्या आएगा? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। लैम्डा कितना है? 4000, इसे भी तुम मीटर में रखोगे 10 रेज टू द पावर -10। जो भी सॉल्व करके आएगा वो तुम्हारा n का वैल्यू आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1550 आर्मस्ट्रॉन्ग, एमिटेड रेडिएशन स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? ये मैंने तुम्हें बनाया था एक, है ना, ऐसे करके, तो मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा बना के बता रही हूँ तुम्हें। अभी ऐसे था ये, है ना, ये था तुम्हारा कैथोड, ये था तुम्हारा एनोड, इस पे गिरती थी लाइट। अब मैंने यहाँ पे जो बैटरी लगा रखी थी, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव,
तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसे कहते हैं हम लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। मान लो मैं ये पोटेंशियल रिवर्स कर दूं, मैं ये पोटेंशियल रिवर्स कर दूं, यहां पर मैं नेगेटिव कर दूं, यहां पॉजिटिव कर दूं, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये अब नेगेटिव हो गया। अब लाइट तो यहीं गिर रही है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इसे रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं करंट स्टॉप हो जाएगा, करंट आएगा। तो क्या होगा, अभी हमें फिर पोटेंशियल और बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो स्टॉप कर देता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, फिर कोई करंट नहीं आता है। तो मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतना पोटेंशियल, और वो किसके बराबर होता है, के मैक्स। ठीक है, तो के मैक्स तुम्हारी होती है चार्ज इंटू वी, पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इसको ई लिख सकते हैं, और ये पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो हम इसको रोकने के लिए लगा रहे हैं, तो इसे वी नॉट लिख देते हैं। तो तुम्हारा यहां से पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाता है, के ई बाय ई, ये फॉर्मूला होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो अब यहाँ पे देखो, मुझे अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने को कहा है तो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगी मैं, मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी E माइनस फाइव। तो फाइव मुझे दे रखा है, यहाँ पर मुझे वर्क फंक्शन दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मुझे E निकालना है। E के लिए मुझे वेवलेंथ दे रखी है, तो E आर्मस्ट्रॉन्ग में दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या, ये वाला यूज कर लूंगी मैं। अच्छा 1550 है, 1550 है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कुछ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो मेरे पास E आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, E माइनस फाइव, 8 माइनस फाइव कितना है 4, तो कितना आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। अब वी नॉट कितना आ जाएगा, के ई अपॉन ई, के ई कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई, सो ई से ई, अब ये चार्ज ही तो है इलेक्ट्रॉन का, काट सकते हैं ना, तो 4 वोल्ट तुम्हारा क्या आ गया यहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये यूज कर लेते हैं इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो हमें पता होना चाहिए। अब आ गया हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो देखो जल्दी से इसके पॉस्टुलेट्स हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या पॉस्टुलेट दिए थे इसने। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। These paths are called energy stationary states or allowed energy. These orbits are arranged concentrically around the nucleus. तो भाई बोर ने भी बोला था इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सॉरी रदरफोर्ड ने, बोर ने भी बोला, लेकिन उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन के अराउंड ना इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं, तो वो कुछ फिक्स्ड ऐसे ऑर्बिट्स हैं जिनमें वो मूव करता है, फिक्स सर्कुलर पाथ्स है जिनका नाम उसने ऑर्बिट्स बोल दिया। ठीक है, अब उसने बोला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है एनर्जी। हाउएवर इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी टू हायर स्टेशनरी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड by the electron, or energy is emitted when electron moves from higher stationary to lower stationary. The energy change doesn't take place in a continuous manner. उस जैसे रदरफोर्ड ने बोला था, उसने मैक्सवेल ने चैलेंज किया था कि भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा जब रिवॉल्व करेगा, इसने बोला नहीं, फिक्स होती है एनर्जी, यहाँ पर कोई ऐसा एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ऐसा होता है कि आपको अगर ये डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, मान लो इसको लोअर शेल से हायर शेल में जाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी, जितनी इसको स्पेसिफिक अमाउंट, ऐसा नहीं कुछ भी एनर्जी, जितनी इसको रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी जब मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, दूसरे हायर शेल पे मूव कर जाएगा, और फिर हायर शेल से अगर नीचे आना होगा तो उतनी ही एनर्जी इसको लूज करनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी इसको लूज करनी पड़ेगी। एनर्जी ये किसके फॉर्म में लूज करता है, ईएम वेव के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो फोटोन लूज करता है, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है या एनर्जी होती है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसके बराबर होती है। ठीक है, चलो अब है बोहर्स, ये थर्ड पोस्टुलेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन अ स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर इन द एनर्जी बाय डेल्टा ई इज गिवन बाय, मतलब ये जो हमारी ट्रांजिशंस हो रही हैं, मान लो ये E1 है, ये E2 है, तो यहां से जब ये वापस आएगा, जब ये यहां से आएगा तो ये एमिट करेगा एक फोटोन, और उसकी एनर्जी क्या होगी, E2 माइनस E1, उसकी एनर्जी क्या होगी, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो होगी, तो इस डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्ड वो फ्रीक्वेंसी देगा, इतनी फ्रीक्वेंसी वो एमिट करेगा। ठीक है, चलो
ये तो बोहर के। अब एक उसने फोर्थ पॉस्टुलेट दिया दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एन इक्वेशन। उसने बोला कि तुम्हारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, वो क्वांटाइज्ड है। This is also called quantization of angular momentum, that mvr is equal to nh upon 2 pi, where n is 1 2 3 4 5 etc. तो कभी भी n की वैल्यू 2.5 3.5 ऐसी वैल्यू नहीं होती है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कोई मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तुम बोलोगे mvr is equal to 3h upon 2 pi। ठीक है, ये फिर आगे सॉल्व करके तुम 1.5 लिख सकते हो, बट ध्यान रहे कि ऐसे अगर कुछ और लिख दिया उसने 1.5/2 ऐसा कुछ लिख देते हैं h पाई तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके अगर वो वैल्यू आ रही है तो ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू तो 3 है ना, n की वैल्यू देख लेना कि वो 1.5 2.5 ना करते। अब फिफ्थ पॉस्टुलेट उसने बोला था रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्बिक अट्रैक्शन। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर रिवॉल्व करना है तो ऑब्वियसली इसको सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए होगी ना। अगर इसको ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना है तो वो कौन देता है, ये जो हमारी कूलम्बिक फोर्स है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है उससे मिलती है उसको। ठीक है, तो ये पॉस्टुलेट्स थे। अब इन पॉस्टुलेट से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, डेरिवेशन मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये जो लास्ट के दो पॉस्टुलेट्स हैं, इन दो लास्ट के पॉस्टुलेट्स को यूज करके ही हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशंस करते हैं। बट अभी मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इतना, हमारे लिए मेन है फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूला से ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, तो हमें वो याद होने चाहिए। मतलब अगर हम लोग जब लेक्चर वाइज करते हैं तब तो हम डेरिवेशन करके देखते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये फॉर्मूलाज हमको लर्न होने चाहिए। तो देखो, अब रेडियस जो है तुम्हारा वो कितना आएगा, 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा। ये ध्यान रहे, रेडियस यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा। वेलोसिटी तुम्हारी कितनी आएगी, 2.18 इंटू 10⁻⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड में। ध्यान रहे, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, और यहाँ उल्टा है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है हमें पता है रेडियस बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी है kZe² अपॉन 2r, और पोटेंशियल एनर्जी का भी है -kZe² अपॉन r। और टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो आ जाएगी -kZe² अपॉन r। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी याद रखना है। अब इसी टोटल एनर्जी की वैल्यू में, फॉर्मूला में अगर मैं r की वैल्यू पुट कर दूं, दैट इज 0.529 n स्क्वायर बाय z, तो मुझे टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला मिलता है, जो तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, -13.6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहां से जो टोटल एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगी। अगर जूल पर एटम में चाहिए तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, या फिर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। -21.8 इंटू 10⁻⁻19 Z² अपॉन n² जूल्स पर एटम। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद होने चाहिए। ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी आई है तुम्हारी kZe² अपॉन 2r, टोटल एनर्जी है -kZe² अपॉन r। इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो इसके ट्वाइस है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ योर टोटल एनर्जी। तो ये रिलेशन भी तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर मैं एनर्जीज की वैल्यू निकालूं, ठीक है, Z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी N की वैल्यू चेंज होती रहेगी यहाँ पे ऑर्बिट्स की। तो फर्स्ट ऑर्बिट ये Z² अपॉन n² 13.6 आएगी, है ना। यहाँ पे रखोगे तो सेकेंड के लिए 3.4, थर्ड के लिए 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ के लिए 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके बीच का ये डिफरेंस है। याद, अगर तुम डायरेक्टली हाइड्रोजन के लिए एनर्जी की वैल्यूज याद रख लोगी तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्योंकि टोटल एनर्जी अगर मुझे किसी भी एटम के लिए निकालनी हो तो उसका एक शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z²। मान लो मुझे याद है कि टोटल एनर्जी मुझसे पूछी गई है, मान लो किसी और एटम की किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए, और वहां मुझे हाइड्रोजन की याद है कि अच्छा 3.4 थी, और मुझे उसका एटॉमिक नंबर याद है, मान लो मुझसे पूछ ली हीलियम की, तो मैं इंटू 2² कर दूंगी फटाफट,
मतलब इस फॉर्मूला से भी हो जाएगा अगर यहाँ पे तुम चेंज कर दोगे, z की वैल्यू चेंज कर दोगे, z की वैल्यू चेंज कर दोगे n की, तो भी तुम कर लोगे, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देख लो, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल। एल शेल का मतलब के शेल एल शेल, तो के शेल के लिए n इज इक्वल टू 1, एल के लिए कितना होता है n इज इक्वल टू 2, है ना। तो सेकेंड शेल में जरा देखो हाइड्रोजन की कितनी है एनर्जी, -3.4। तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि एनर्जी ऑफ लिथियम इन एल शेल, कैलकुलेट एनर्जी इन एल शेल ऑफ लिथियम कर दो आगे, ठीक है। लिथियम, लिथियम 3+, नहीं लिथियम 3+ नहीं, लिथियम 2+, है ना। क्योंकि देखो ये चीज मैं तुम्हें बताना भूल गई कि ये जो हमारा बोहर मॉडल है ये सिर्फ हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो टोटल एनर्जी एल शेल में सेकेंड ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन की कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली जो मेरा यहाँ पर Z का वैल्यू है, Z कितना होता है लिथियम के लिए 3, तो मैं क्या कर दूंगी इंटू 3², है ना। तो यहां से मेरा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा कुछ 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अगर तुम इस फॉर्मूला से भी करते तो भी निकल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। -13.6 Z²/n²। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर Z की वैल्यू रखते तुम कितनी 3, n की वैल्यू रखते, फिर भी हो जाता। लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, दोनों अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब इसमें इसमें सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा। अब नेक्स्ट है तुम्हारा वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ फोटोन कैसे निकालोगे भाई, तुम्हारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है, मान लो E2 से E1 आ रहा है, तो तुम्हें पता है डेल्टा E तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे उस फोटोन की एनर्जी हो जाएगी जो ये एमिट करेगा E2 से E1 आने पे। तो E फोटोन इज इक्वल टू E हायर माइनस E लोअर। अभी अभी मैंने एक्सप्रेशन देखा एनर्जी के लिए, तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो एनर्जी का ये -21.8 इंटू 10⁻⁻19 Z²n² जूल्स पर एटम, ठीक है। यहाँ पे हमने ये यूज किया, हाँ जी ये, हाँ। तो यहाँ पे मैं अगर इस हायर लेवल की एनर्जी लिखती हूँ, लोअर की लिखती हूँ, फिर कॉमन ले लूंगी, तो 21.8 इंटू 10⁻⁻19 तो कॉमन ही निकल के आएगा। Z² भी कॉमन ही निकल के आएगा, क्योंकि एक ही एटम की बात हो रही है ना, वो कोई भी हो सकता है। तो 1/n हायर का स्क्वायर माइनस n लोअर का स्क्वायर, Z²। हायर लोअर तो बदल जाएंगे ना, हायर अगर मान लो 3 है, लोअर 1 है, कॉमन तो एटॉमिक नंबर तो कॉमन ही रहेगा, तो ये चीजें मैंने यहां से कॉमन ले ली। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था HC, 1/λ कर दिया, HC को मैं यहाँ लेकर आ गई। H की वैल्यू भी हमें पता होती है, C की वैल्यू भी पता होती है। ये जब हम कांस्टेंट सॉल्व करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, RH के बराबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन भी था, तो मैं क्या करी थी, n हायर माइनस n लोअर, मैंने क्या कर दिया n लोअर माइनस हायर, अपना माइनस हटा दिया, फाइनल फॉर्मूला में मुझे माइनस नहीं चाहिए। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो, लैम्डा निकाल सकते हो। अब लैम्डा निकालोगे तो बार बार तुमको RH वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें 1/RH की पड़ेगी। RH की वैल्यू होती है 109700 सेंटीमीटर इनवर्स, इसे कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ये वैल्यू पुट करोगे तो लैम्डा भी सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन हमको लैम्डा चाहिए होता है तो हमें 1/RH चाहिए होता है कैलकुलेशन में, है ना। लैम्डा जब इधर लेके जाऊंगी, RH उधर जाएगा, तो 1/RH, तो हम डायरेक्टली 1/RH को याद रख लेते हैं, 912 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। इससे तुम्हारा लैम्डा भी किस में आएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग में, ठीक है। अब देखो, जैसे मुझे ये क्वेश्चन करना है, लैम्डा ऑफ radiation emitted when a hydrogen atom electron falls from infinity to stationary state 1। तो मतलब n हायर मुझे क्या दे रखा है, इंफिनिटी, n लोअर मुझे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और मुझे लैम्डा निकालने के लिए बोला है। तो फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा, 1/λ इज इक्वल टू RH n लोअर का स्क्वायर माइनस n हायर, ये ध्यान रहे लोअर का स्क्वायर, फिर n² हायर और Z²। मैं 1 2 यूज नहीं करती हूँ, लोअर हायर कंफ्यूजन ही नहीं रहता। चलो अब तुम देखो, यहां से 1/λ, RH की वैल्यू भी पुट नहीं करेंगे हम, तुम्हारा लोअर कितना है 1 और हायर कितना है इन्फिनिटी,
और तुम्हारे पास हाइड्रोजन एटम दिया है, तो Z कितना है तुम्हारा 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हारी कैंसिल। तो ये 1/λ किसके बराबर आ जाएगा, RH के बराबर। तो यहां से तुम्हारा लैम्डा कितना आ जाएगा 1/RH, और 1/RH कितना था हमारा 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आ गया तुम्हारा लैम्डा यहां से। ठीक है, अब जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं अपना लाइन स्पेक्ट्रम भी, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो स्पेक्ट्रल सीरीज होती है हमारे पास, ये हमारी 6 टाइप की होती है, जिसमें से 5-6 पूछी जाती है, हमसे नहीं पूछा जाता। तो देखो ये तुम्हारी क्या है, नेम है तुम्हारे स्पेक्ट्रल सीरीज के हाइड्रोजन के लिए, नेम ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं एन लोअर की और एन हायर की क्या वैल्यू होगी, तो लाइमन के लिए जो एन लोअर की वैल्यू होती है वो होती है 1। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऊपर से, वो नीचे तक आएगा, N1 तक आएगा, तो वो लाइमन में फॉल करेगा। हायर कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। बामर में एन लोअर 2 होता है, हायर तुम्हारा 3, 4 कुछ भी इंफिनिटी तक। पास्चन में तुम्हारा एन लोअर 3 होता है, तो ये 4, 5 अप टू इंफिनिटी। ब्रैकेट में 4 होता है, तो यहां से शुरू होगा 5 टू इंफिनिटी। पी फंड सीरीज में तुम्हारा 6 से इंफिनिटी। हमफ्री में 6 फिर 7 से इंफिनिटी तक तुम्हारा हायर रीजन लाई करेगा। मतलब अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरह से है अपना अपने ऑर्बिट्स कुछ इस तरह से है, ये तुम्हारा n=1, ये n=2, ये 3, ये 4, ये 5। अच्छा एक और बात, कई बार वो ग्राउंड स्टेट लिखता है, तो तुम लोग क्या करते हो कि तुम्हें ध्यान नहीं रहता, फर्स्ट ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करता है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो तुम लोग सोचते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n=1, दैट इज रॉन्ग। तुम्हारा n=1 होता है ग्राउंड स्टेट। तो ये तुम्हारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ जहां n=2, सेकेंड तुम्हारा n=3, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट 4, ऐसे। ठीक है, अब मान लो कोई भी हायर लेवल अप टू इंफिनिटी तुम्हारा फॉल कर रहा है 1 पे, तो ये बिलोंग किसको करेगा, लाइमन को। ठीक है, अगर 2 से आ रहा है, सॉरी हाँ 2 से 1 पे आया तो भी लाइमन, हाँ इंफिनिटी से 2 पे आ रहा है। ठीक है, अगर 1 पे आ रहा है तो ये सारी लाइंस किसकी होंगी, इनको क्या बोलेंगे, लाइमन की लाइंस। ये तुम्हारा बामर कहीं से भी आए और यहाँ सेकंड पे आए, अगर उसका लोअर वैल्यू 2 है तो वो बामर सीरीज को बिलोंग करेंगी वो लाइंस। तो ये चीज हमें क्लियर है, हाँ जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। और जो तुम्हारी लाइमन सीरीज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन से रीजन में लाई करती है, यूवी में, और ये तुम्हारी विजिबल में, और ये तुम्हारी इंफ्रारेड में, और आगे की भी इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड में लाई करती है। ठीक है, इतनी ध्यान रखो। अब टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का भी देखो क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तुम, टोटल नंबर ऑफ, अगर तुमसे पूछिए टोटल नंबर ऑफ यूनिक लाइंस, कहने का मतलब यूनिक क्या है, मान लो मेरा n=4 है, n हायर 4 है और n लोअर मेरा 1 है। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया, ये क्या है मेरा 4, ये मेरा फोर्थ है, ये थर्ड, ये 2, ये 1। तो हो सकता एक बार तो ऐसे आएगी रेडिएशन, है ना, एक बार ही हो सकता है ऐसे आ रही है, एक बार ऐसे आ रही है, एक बार हो सकता है यहां पर आए, एक बार यहां पर आए। ठीक है, और एक बार हो सकता है ऐसे आ जाए। इतनी पॉसिबिलिटीज है, क्या तुम्हें लग रहा है कोई और पॉसिबिलिटी है? मुझे तो नहीं लगता 4 से 1 पे आना हो इलेक्ट्रॉन को, तो इससे अलग कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इस फॉर्मूला से चेक कर लेते हैं। अगर मुझे n हायर 4 दिया है, n लोअर मेरे को 1 दिया है, फिर मैं अगर टोटल लाइंस निकालती हूँ, टोटल यूनिक लाइंस निकालती हूँ, तो n हायर कितना है 4, लोअर कितना है 1, ये कितना है 4, लोअर कितना है हमारा 1 + 1/2, तो ये कितना आएगा 3, और ये हमारा कितना आ रहा है, ये तुम्हारा आ रहा है 4, तो ये 4 3 × 12, और ये कितना आएगा 6, तो 6 ही आ रहा है 6, और हमारी भी लाइंस देखो 6 ही आ रही हैं। अब ये पर्टिकुलर सीरीज की लाइन क्या है, अगर मैं तुम्हें बोलूं इसमें मुझे बताओ लाइमन सीरीज की लाइन कितनी है, लाइमन सीरीज की अब तुम ड्रॉ करके थोड़ी देखोगे ना, हमेशा ड्रॉ करके थोड़ी देखोगे, टाइम वेस्ट थोड़ी। तो फॉर्मूला क्या है, n हायर माइनस लोअर, n हायर कितना है 4, बामर के लिए
लाइमन के लिए एन लोअर कितना होता है 1, तो कितनी आएगी 3, देख लो है भी 3। अच्छा बामर सीरीज की पूछी हुई है कि बामर सीरीज में कितनी लाइन फॉलो कर रही है, तो हायर है 4, लोअर बामर के लिए कितना होता है 2, तो 2 देखो 2 आ रही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे, लाइमन बामर पास्चन आगे तुम निकाल सकते हो, ठीक है, किसी की भी निकाल सकते हो। ये चीज है, ये हमने यहां से चेक कर लिया। तो ऐसे करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, अपनी टोटल नंबर ऑफ यूनिक लाइंस, या फिर पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइंस भी अगर वो हमसे पूछेगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला कब लगेगा। तो ये ध्यान रख लेना कि इसको कब लगाना है। अगर सारी पूछ ली हैं तुमसे, सारी यूनिक लाइंस पूछ ली हैं और सीरीज की भी, तो ये, अगर पर्टिकुलर सीरीज की पूछता है तो ये, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है हम लोग ये 2 पार्ट्स में करते हैं, यहां तक हम लोग ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर द, अच्छा एक क्वेश्चन कर लो यार, एक क्वेश्चन रह ही गया, ये क्वेश्चन तो तुम कर लोगे जाते जाते। कैलकुलेट लैम्डा ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हीलियम प्लस। अच्छा मैम सेकेंड लाइन हम नहीं समझे, अच्छा हुआ मैंने क्वेश्चन देख लिया। मान लो तुम्हारे पास ये है, मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, ये है तुम्हारा n इज इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना। मान लो तुम्हारी लाइमन की लाइंस है, तो ये हो सकती हैं। अच्छा यहां पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि फर्स्ट लाइन क्या होगी, फर्स्ट लाइन चाहे बामर हो चाहे लाइमन हो, फर्स्ट लाइन तुम्हारी होती है एन एल प्लस 1 से लेकर के एन लोअर, मतलब एन लोअर 1 है तो एन एन लोअर प्लस 1, तो मतलब इससे ऊपर 2 है, 2 to 1 क्या हो गई लाइमन की फर्स्ट लाइन। अगर मैं बामर की फर्स्ट लाइन पूछ लूं तो 3 to 2 होगी, मतलब जो भी एन लोअर है उससे एक ऊपर वाला लेवल है, वहां से अगर तुम्हारी ट्रांजिशन हो रही है तो वो जो लाइन आएगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी फर्स्ट लाइन, या इसको अल्फा लाइन भी बोलते हैं। अगर मैं बोलूं सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन होगी तुम्हारी एन लोअर प्लस 2 से लेके एन लोअर तक। अगर मैं तुम्हें बोलूं, इसे बीटा लाइन भी बोलते हैं। अगर मैं बोलूं तुम्हें थर्ड लाइन, उसे हम गामा लाइन भी बोलते हैं। गामा लाइन तुम्हारी कहां से होगी, एन लोअर प्लस 3 से लेकर के एन लोअर तक। अच्छा हमारे पास क्या होती है, ये फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन होगी, हमारे पास लाइन होती है तुम्हारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की भी, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, क्या होता है डेल्टा इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतना लेमडा कम होगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा गैप तो कहाँ होगा, इन्फिनिटी में होगा ना, ऊपर जो भी इन्फिनिटी वाली लाइन है, तो इन्फिनिटी टू एन लोअर तक तुम्हारी शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी जहां पे एनर्जी गैप सबसे कम होगा। तो एनर्जी गैप सबसे कम किस में होगा, एन एल प्लस 1 से लेकर के एन लोअर तक होगा ना। तो ऐसा भी हम लोग बोलते हैं, इस तरह से भी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। तो कई बार वो ये टर्मिनोलॉजी लिख के देगा, तुम्हें एन लोअर एन हायर खुद डिसाइड करना है। अब कैलकुलेट लैम्डा ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हीलियम प्लस, तो भाई सेकेंड लाइन क्या होगी लाइमन के लिए, सेकेंड लाइन हो जाएगी तुम्हारी एन एल प्लस 2 से लेकर एन लोअर तक। एन लोअर लाइमन के लिए क्या होता है 1, तो 1 प्लस 2 मतलब 3 से 1 की ट्रांजिशन है, 3 से 1 की। अब लैम्डा निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन एन लोअर माइनस हायर। अब तुम सॉल्व कर ही लोगे इसको, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, लोअर कितना है 1 स्क्वायर, ये कितना है तुम्हारा 3 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, अब कुछ ये आ जाएगा 1 बाय लैम्डा आर एच 9, और यहां से 9 माइनस 1 8 बाय 9। तो अब तुम्हें पता है 1 बाय आर एच क्या लेना है, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय आर एच इंटू 8 बाय 9, ठीक है। इसको, अच्छा हीलियम प्लस था ना, मैंने जेड तभी सोचू कुछ तो मिसिंग है, जेड स्क्वायर मिस कर दिया,
Z हीलियम के लिए कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पे 4 भी है। तो अब तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, लैम्डा निकाल सकते हो। अच्छा ये मैंने उस साइड ले गई ना, तो तुम्हारा 1/4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे करने हैं ये वाले न्यूमेरिकल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ।